सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां इन दिनों फिर एक मुश्किल में फंस गए हैं। पहले तो विधायकी गई और अब उस दौरान लिए गए वेतन और भत्तों की भरपाई करने के लिए आदेश लेखाधिकारी ने दिया है। रामपुर के सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान फिर मुश्किलों में घिर गए हैं। 65 लाख रुपए की वसूली का आदेश रामपुर पहुंचा है। यूपी सरकार के मुख्य लेखाधिकारी ने आदेश दिया है कि रामपुर विधायक जो रह चुके हैं वो जो उनको वेतन दिए गए था, भत्ता दिया गया था, अन्य सुविधाएं दी गई थी, उसकी खर्च की कीमत वापस मांगी गई है। 65 लाख रुपए की रकम वापस मांग ली गई है। मुश्किल में आजम परिवार चौतरफा घिरा हुआ है। इन दिनों आजम खां, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल के अंदर बंद हैं। अब ये एक नई परेशानी अब्दुल्ला आजम के लिए खड़ी हुई है। उनसे 65 लाख रुपए की रिकवरी का नोटिस रामपुर पहुंच गया है। बताते चलें कि 2 फर्जी पैन कार्ड को लेके, जन्म प्रमाण पत्र को लेके इनकी विधायकी हाई कोर्ट ने रद्द की थी। हाई कोर्ट की विधायकी रद्द करने के बाद भाजपा के आकाश सक्सेना ने इनसे वेतन और भत्तों की वसूली की मांग की थी, जिसको मानते हुए लेखाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि इनसे 65 लाख रुपए की वसूली कर ली जाए। रामपुर से फहीम खान, R9 टीवी। कन्नौज जिले में एक विवाहिता को अपने ही पति की अवैध संबंधों का विरोध करना भारी पड़ गया। आरोपी पति ने विवाहिता की पीट कर निर्मम हत्या कर दी और शव को फांसी से फंदे से लटकाकर फरार हो गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर अमरा गांव निवासी अमरीश की पत्नी सोनकली की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शव को फांसी के फंदे पर लटकता देख परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर मौके पर मायके पक्ष के लोगों ने हत्या कर शव लटकाए जाने का आरोप लगाया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आरोपी पति अमरीश को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पिता हरदोई जनपद के हरपालपुर थाना क्षेत्र भटौली गांव निवासी रामचंद्र ने बताया, उसकी बेटी सोनकली की शादी बीती 25 जून को अमरीश के साथ की थी। बेटी आए दिन अपने पति से किसी बात को लेकर नाराज रहती थी। बेटी ने एक बार यह भी बताया था कि उसके पति के उसकी भाभी से अवैध संबंध है, जिसका वो विरोध करती है। वहीं देर शाम एक फ़ोन आया कि हमको यहाँ से ले जाओ। पिता ने कहा हम सुबह यहाँ से ले जाएंगे, जिसके बाद आरोपी पति ने रात में मेरी बेटी की जमकर पिटाई की और उसकी हत्या कर शव को फांसी से फंदे से लटका दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मामले पर आला अधिकारियों का कहना था पीड़ितों द्वारा दी गई तहरीर के आधार और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जमीनी विवाद को लेकर युवक ने मारा पिता और युवती की चाकू, जहां पे युवती को जिला अस्पताल से हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज किया, जहां रास्ते में उस लड़की ने तोड़ा दम। आपको बता दें कि पूरा मामला तरकुलवा थाना क्षेत्र का है, जहां पर मेड़ विवाद के दौरान युवती की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। युवती के पिता को भी चाकू लगने से घायल हो गए। वहीं आरोपी हिरासत में ले लिया गया है। पूरा मामला पुरैनी गांव का है, जहां पर विक्रम गौड़ और शिव अवतार गुप्ता के बीच खेत की बेड़ को लेकर काफ़ी समय से विवाद है। उसी मामले में आज विक्रम गौड़ के दरवाजे पर दोनों पक्षों में नोकझोंक के बाद मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि उसी दौरान शिव अवतार गुप्ता का लड़का राम भरोसा चाकू लेकर पहुंचा और विक्रम गौड़ और उनकी बेटी काजल के ऊपर हमला बोल दिया। इस पूरे मामले में जब पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी तहरीर नहीं मिली है, जब भी तहरीर मिलेगी उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और यथाशीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। राजधानी लखनऊ के चिन्हट इलाका क्षेत्र में आज उस समय हड़कंप मच गया जब चिन्हट के ओमेगा ग्रीन अपार्टमेंट में रहने वाली 38 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई, जिसके बाद वहां पर चिन्हट थाना क्षेत्र की पुलिस पहुंची और तमाम तरह की जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें, थाना चिन्हट क्षेत्र स्थित ओमेगा ग्रीन अपार्टमेंट के 8वें तल पर स्थित सब इंस्पेक्टर राहुल राठौर के फ्लैट में सुबह तकरीबन 9:30 बजे गोली की आवाज सुनकर आसपास खलबली मच गई। राहुल के फ्लैट पर पहुंचने पर पता चला कि राहुल के साथ रह रही महिला ममता को गोली लग गई। फौरन उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर मौके पर फॉरेंसिक टीम के साथ एडीसीपी पूर्वी कासिम आबिदी और चिन्हट पुलिस पहुंची और राहुल राठौर सहित उसके नौकर से पूछताछ की गई। मृतक ममता सिंह पिछले कुछ माह से राहुल राठौर के साथ लिव इन शिप रिलेशनशिप में इसी फ्लैट में रह रही थी।
बताया जा रहा है कि राहुल का अपनी पत्नी से मृतक महिला के रिश्ते को लेकर विवाद भी चल रहा था। कुछ दिन पहले हजरतगंज के साइबर सेल पहुंचकर हंगामा भी काटा था, जिसके बाद राहुल का ट्रांसफर ललितपुर क्राइम ब्रांच में कर दिया गया था। बीते कुछ समय से राहुल छुट्टी पर था, तो वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मौके से तमाम तरह के साक्ष्यों को भी इकट्ठा किया गया है। जिस तरह से आज 38 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हुई, वो कहीं ना कहीं से तमाम तरह के सवाल खड़े करती है कि आखिर उस महिला के पास असलहा कहां से आया और कहीं उसको गोली तो नहीं मारी गई है। वहीं जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है, उस पर भी जांच पड़ताल की जा रही है कि कहीं सुसाइड नोट जबरदस्ती तो नहीं लिखवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और जल्द ही कह रहे हैं इस मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट प्रियांश मिश्रा के साथ संदीप खेर, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। फिरोजाबाद में बैंक मैनेजर ने पत्नी की गोली मारकर की हत्या। मामला फिरोजाबाद के थाना शुकावा क्षेत्र का है, जहां पर आए दिन पति पत्नी के बीच हुए झगड़े में आज झगड़ा इतना बड़ा कि पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पूरा मामला फिरोजाबाद के थाना शुकावाद के रमेश नगर का है, जहां पर पति पत्नी में विवाद इतना बड़ा कि पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, गोली मारकर पति पत्नी को कमरे में बंद कर फरार हो गया। पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राममोहन शर्मा, R9 टीवी, फिरोजाबाद। आगरा थाना शमशाबाद इलाके के लहरपुरा गांव में मां और बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आगरा थाना शमशाबाद क्षेत्र के गांव लहरपुरा में महिला और उसके बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत की जानकारी जब परिजनों को हुई तो घर में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने परिवार के कुछ सदस्यों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। दरअसल शमशाबाद क्षेत्र के गाँव लहरपुरा निवासी राजकुमार की शादी गुड़िया उम्र 24 निवासी महाराजपुर रामघाट जिला बुलंदशहर के साथ करीब 3 वर्ष पहले हुई थी। महिला के 2 वर्षीय पुत्र वरुण भी था। शनिवार रात 11 बजे उस समय हड़कंप मच गया जब महिला और उसके बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आनन फानन में मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 6 दिसंबर विवादित ढांचा विध्वंस की बरसी को लेकर रामनगरी अयोध्या की सुरक्षा सख्त रही। सभी प्रवेश मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान के साथ साथ सभी धार्मिक स्थल व सार्वजनिक स्थलों पर खासा नजर रखा गया। वहीं अयोध्या के मठ मंदिरों में श्रद्धालु ने दर्शन किए, लेकिन इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। रामनगरी अयोध्या में 6 दिसंबर पर अयोध्या विवाद को लेकर 28वीं वर्षी बड़े ही शांति माहौल में संपन्न कराया गया। इस दौरान अयोध्या के सभी प्रवेश मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, तो वहीं मठ मंदिर व सार्वजनिक स्थलों पर भी कड़ी सुरक्षा रही। इस दौरान दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को कड़ी सुरक्षा के बीच मठ मंदिरों में दर्शन पूजन का भी अवसर मिला। 6 दिसंबर विवादित ढांचा विध्वंस को लेकर रामनगरी अयोध्या में न ही शौर्य दिवस मनाया गया और न ही यौम गम। शांतिपूर्ण माहौल में जिला प्रशासन ने पूरे अयोध्या की जो व्यवस्था है वो निपटाया और शांतिपूर्ण माहौल में आज का बरसी भी अयोध्या ने मनाई। अयोध्या से सत्यप्रकाश, R9 टीवी। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के एक गांव में आग लगने की घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। आग लगने की घटना पे जहां आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, तो वहीं तब तक कि एक किसान का घर जलकर पूरी तरीके से राख हो गया था। बहराइच जिले के रुपईडीहा इलाके में लगी भीषण आग में एक किसान का घर जलकर राख हो गया। गांव में जहां किसान के घर में आग लगी, उस घर में कुछ मवेशी भी थे, जिसको बचाने के लिए गया जो किसान था उसकी जल के मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि रुपईडीहा इलाके के गणेशपुर में किसान इतवारी लाल अपने घर में सो रहा था। देर रात अज्ञात कारणों से उसके घर में आग लग गई। जब तक गाँव के लोग आग पर काबू पाते, तब तक घर पूरा जलकर राख हो चुका था। घर में बंधे मवेशियों को किसान ने बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन इसी प्रयास में आग की लपट ने किसान को अपने आवेश में ले लिया, जिसमें किसान की जलकर मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आग पर जहां काबू पाया, तो वहीं एक किसान की जिस आग की घटना में जलकर मौत हो गई थी, उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कासगंज में चल रहा काफ़ी समय से सट्टेबाजी के खेल का भांडाफोड़ हुआ है। मुखबिर द्वारा एएसपी को सूचना मिली कि कासगंज में लंबे समय से सट्टेबाजी का खेल चल रहा है। कासगंज के एएसपी की माने तो यहाँ पर चल रहे सट्टेबाजी का खेल से कहीं न कहीं अपराध जन्म लेता था।
यही वजह है कि एक साथ पूरे जिले में अभियान चलाकर सट्टेबाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। इसमें कई थाना अध्यक्षों को जहां एक जिम्मेदारी दी गई कि किसी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए, तो वहीं खुद एएसपी मैदान में उतरकर सट्टेबाजों को पकड़ने में लग गए। माना जा रहा है जानकारों के मुताबिक कि आने वाले समय में इससे सट्टेबाजी पर जहां लगाम लगेगी तो वहीं अपराध का पैराग्राफ भी नीचे आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार देने के लिए विकास आयुक्तों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि रोजगार देने के लिए किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में लगातार रोजगार को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत भी बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन किया गया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और कहा कि रोजगार देने के रास्ते में किसी भी तरीके की रुकावट नहीं आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में लोगों को लोन भी बांटे जा रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ मैं निकिता सरीन, R9 टीवी के लिए। बीजेपी ने स्नातक खंड की सीटों में अपना दबदबा कायम रखा। निर्वाचन आयोग ने आज नतीजे जारी किए, जिसमें 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई, वहीं 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती। एमएलसी चुनावों में भाजपा को समाजवादी पार्टी सीधे टक्कर देती नजर आई। हालांकि भाजपा का एमएलसी के चुनाव में दबदबा कायम रहा। पहली बार शिक्षक चुनाव में उतरी बीजेपी ने बाजी मारी और बड़ी जीत हासिल की। वहीं दूसरे नंबर पर एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी रही। आज निर्वाचन आयोग ने विधान परिषद के स्नातक खंड के चुनाव की घोषणा की। नतीजों में बीजेपी ने 3 सीटों पर कब्जा जमाया है, वहीं 2 सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में गईं। लखनऊ खंड स्नातक से अवनीश कुमार सिंह, आगरा खंड स्नातक से डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह और मेरठ खंड से दिनेश कुमार गोयल बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी से आशुतोष सिन्हा और इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक से डॉक्टर मान सिंह यादव समाजवादी पार्टी से जीते। एमएलसी के चुनाव में समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर भाजपा को टक्कर देती नजर आई। बीजेपी से लगातार समाजवादी पार्टी लड़ती दिखी। ऐसे में एक बात साफ हो गई है कि भाजपा को समाजवादी पार्टी ही टक्कर दे रही है। स्नातक खंड के चुनाव में भी 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती, वहीं बीजेपी का दबदबा कायम रहा, 3 सीटें भाजपा ने जीती। कैमरामैन प्रियांश के साथ संकेत मिश्रा, R9 टीवी, लखनऊ। प्रदेश के मुरादाबाद में पहला लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां पहले मामले में ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। यहाँ आरोप लगाया है बजरंग दल ने कि एक राशिद नाम के युवक ने एक लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ शादी की है। वहीं थोड़ी देर बाद उनके माता पिता ने तहरीर देकर उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। मुरादाबाद जनपद के कांट तहसील में उस समय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया जब बुरके में खड़ी युवती से उसका नाम पूछा। युवती ने अपना नाम पिंकी बताया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का आरोप था कि युवती को राशिद ने जबरन लव जिहाद करके उसका धर्म परिवर्तन करा कर युवती से शादी की है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का हंगामा होने की सूचना पर पुलिस को जैसे ही मिली तो पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। वहीं बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने प्रेमी प्रेमिका को पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद पुलिस दोनों को थाने ले गई और मामले की जानकारी करना शुरू कर दी। युवती की मां ने कांट थाने में तहरीर देकर राशिद और उसके भाई सलीम पर प्रेम जाल पर फंसाकर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है, जिस पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 के तहत केस दर्ज कर लिया है। वही युवती का कहना है कि हमें जबरदस्ती यहाँ पर बजरंग दल के लोग थाने में लेकर आए हैं। हमने 6 महीने पहले ही कोर्ट में शादी की थी। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है दोनों भाइयों पर और 3/5 में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कौशाम्बी के मंझनपुर कोतवाली इलाके के दूरा चौराहे के पास दवा लेने जा रहे एक युवक के ऊपर आवारा सांड ने हमला कर दिया। सांड के हमले से युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि मंझनपुर कोतवाली इलाके के रामपुर सोहेला निवासी जगदीश पाल पुत्र राम बहादुर किसान हैं। आज दोपहर वह दवा लेने के लिए दूरा चौराहा जा रहे थे। रास्ते में उनसे एक आवारा सांड मिल गया, जिसे वह रास्ते से हटाने लगे।
सांड ने गर्दन पर सींग फंसाकर उनको जमीन पर पटक दिया। सांड के हमले से युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। युवक की मौत के बाद गांव के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गांव के समीप स्थायी गौशाला बनाए जाने व पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने दुर्गा चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची इलाकाई पुलिस ने किसी तरीके से ग्रामीणों को समझा बुझाकर चक्का जाम समाप्त कराया और युवक का शव कब्जे में करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कौशाम्बी से R9 TV के लिए ताहिर अली रिजवी। उत्तराखंड प्रवास के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जमकर कांग्रेस पे हमला बोला। उन्होंने राहुल की भी घेराबंदी की। कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पाकिस्तान की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं। प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूरे लय में नजर आए। सम्मेलन में कांग्रेस और दूसरे दलों पर जमकर प्रहार किया। कहा कि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी का विरोध करते देश का विरोध करने लगी है। राहुल गांधी देश विरोधी दलीलें देते हैं, जिसको आधार बनाकर इमरान खान ने यूएनओ में भारत का विरोध किया। कांग्रेस के पूर्व विदेश मंत्री जम्मू कश्मीर में धारा 370 को फिर लगाने की बात कर रहे हैं। शशि थरूर जैसे कांग्रेसी नेता पाकिस्तान में जाकर भारत की बुराई और पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। आज देश की जनता का पूर्ण भरोसा मात्र नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी पर रह गया है। उन्होंने उत्तराखंड की जनता को नमन किया। वहीं उन्होंने दायित्वधारियों, मेयरों, जिला पंचायत अध्यक्षों, जिला सहकारी बैंक अध्यक्षों के साथ हुई बैठक में सभी दायित्वधारियों को 3 महीने के अंदर अंदर पूरे प्रदेश का प्रवास करने और रात्रि विश्राम करने के निर्देश दिए। दूसरी ओर नड्डा की देहरादून के तिलक रोड स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के साथ मंत्रणा भी हुई। उत्तराखंड के अपने 4 दिवसीय प्रवास के तीसरे दिन जेपी नड्डा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पे हमला तो किया ही, साथ ही पाकिस्तानी हितैषी बता के कहीं न कहीं बड़ी राजनीतिक चाल भी चलती है। सरकार द्वारा किसानों के साथ तमाम वार्ताएं की जा रही हैं, लेकिन किसानों का समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार सिर्फ किसानों को गुमराह कर रही है। अगर सरकार द्वारा लाए गए काले कानूनों को सरकार वापस नहीं लेती है तो हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। सरकार द्वारा किसानों के साथ तमाम वार्ताएं की जा रही हैं, लेकिन किसानों की समस्या का समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार सिर्फ किसानों को तारीख देकर गुमराह कर रही है। सरकार किसानों के सब्र का इम्तिहान लेना बंद करे। उधर सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है और इधर किसान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार द्वारा लाए गए काले कानूनों को सरकार वापस नहीं लेगी, जब तक हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। पिछले 11 दिनों से किसान यूपी गेट पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 11 दिन से किसान यूपी गेट पर पूरी तरह से डटे हुए हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार सिर्फ किसानों को गुमराह कर रही है। भारतीय किसान यूनियन ने 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है। अब देखना होगा कि सरकार द्वारा लाए गए काले कानूनों को सरकार वापस लेती है या नहीं, या किसान इसी तरीके से सड़कों पर नजर आएंगे। सोनू खान, R9 TV, गाजियाबाद। हरिद्वार महाकुंभ 2021 को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के निशाने पर आए हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। हरिद्वार हर की पैड़ी पर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की नाराजगी पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधकर सरकार से तीखे सवाल किए हैं। इतना ही नहीं, हरदा ने इशारों ही इशारों में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक को भी लपेटने की कोशिश की है। दरअसल हरीश रावत ने कहा कि निशंक जी, वर्तमान में कुंभ कार्यों से जुड़ा कलाकार तो आपका ही पुराना साथी है। जिस वक्त आप राज्य के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त केंद्र सरकार से कुंभ के लिए 700 करोड़ रुपए दिलवाए गए थे। आज यदि 400 करोड़ रुपए भी मिल जाए तो गनीमत है। खुद आंदोलन कर कि केंद्र सरकार ने राज्य को कुंभ के लिए कितना धन दिया है। आपको बता दें कि बीते रोज हर की पैड़ी का निरीक्षण करने के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक नाराज हुए थे। हर की पैड़ी पर हो रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और डिजाइन पर निशंक ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी, जिस पर हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। हरिद्वार महाकुंभ में हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर निशंक पर निशाना साधा है। साथ ही कहा है कि पिछली सरकार में जितना बजट केंद्र से उत्तराखंड को रिलीज हो चुका है, उसका आधा भी अगर वर्तमान में हो जाए तो गनीमत समझी जाए। होमगार्ड संवर्ग के स्थापना दिवस के मौके पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने परेड का निरीक्षण करते हुए परेड की सलामी ली। होमगार्ड के स्थापना दिवस के मौके पर आज ऋतिक परेड का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने परेड का निरीक्षण करते हुए परेड की सलामी ली।
राज्य में अब होमगार्ड की संख्या बढ़ाकर 6,411 से 10,001 कर दी गई है। इसके साथ ही होमगार्ड निदेशालय के अंतर्गत समूह ग के पदों पर 25% होमगार्डों को आरक्षण भी मिलेगा। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य में होमगार्ड को सशक्त करने के लिए सरकार की ओर से बेहतर योजना बनाई जा रही है, जिससे राज्य में तैनात होमगार्ड राज्य की सेवा कर सकेंगे। वहीं जेल विभाग में बंदी रक्षक के पदों पर भी 25% होमगार्डों को आरक्षण मिलेगा। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि होमगार्ड जिस गति से काम करते हैं उससे सराहना की जानी चाहिए। ऐसे में उनकी संख्या में बढ़ोतरी होने से राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। हरिद्वार में होने जा रहे इस बार के महाकुंभ के पहले उत्तराखंड सरकार द्वारा सभी 13 अखाड़ों को 1-1 करोड़ रुपए धनराशि की आर्थिक मदद दी जा रही है। उत्तराखंड सरकार सभी अखाड़ों में इस 1 करोड़ की धनराशि से तमाम स्थायी कार्य करा रही है। 2021 हरिद्वार महाकुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार राज्य सरकार द्वारा कुंभ मेले में श्रद्धालुओं और साधु संतों की सहूलियत के लिए सभी 13 अखाड़ों में स्थायी निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत ने पंचदशनाम जूना अखाड़े में चल रहे कोठार और भंडार के निर्माण का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह भी मौजूद रहे। सरकार द्वारा अखाड़ों में स्थायी निर्माण कार्य कराए जाने से अखाड़ों से जुड़े संतों ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। जूना अखाड़े के संरक्षक महंत हरिगिरी महाराज का कहना है कि कुंभ मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु अखाड़ों में ठहरते हैं। अखाड़ों में अस्थायी भंडार गृहों में खाद्य सामग्री के खराब होने के साथ ही श्रद्धालुओं को भी खासी परेशानी होती है। लिहाजा सरकार और कुंभ मेला प्रशासन द्वारा इन अखाड़ों में स्थायी निर्माण कार्य कराया जाना एक सराहनीय कदम है। वहीं कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने कहा कि जिन अखाड़ों में जो कार्य चल रहे हैं उनमें गुणवत्ता का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा सभी 13 अखाड़ों में 1-1 करोड़ की धनराशि से कराए जा रहे इन कार्यों के पीछे उत्तराखंड सरकार का तर्क है कि हर बार यहाँ पड़ने वाले कुंभ मेले में तमाम अखाड़ों में सरकार द्वारा अस्थायी प्रकृति के कार्य किए जाते हैं, जिसके चलते उत्तराखंड सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। लिहाजा इस बार के कुंभ में सभी अखाड़ों में स्थायी प्रवृत्ति के कार्य कराने के बाद अब उत्तराखंड सरकार पर कुंभ निधि के लिए ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा।